बहुत सारी हर्डल्स आ चुकी थी, तो मुझे लगा था कि कुछ तो ऐसा करना ही है कि अपने आप को प्रूफ कैसे करूं कि मैं कुछ कर सकती हूँ या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर साल नेट जेआरएफ का रिजल्ट आता है, लेकिन कुछ ही चंद स्टूडेंट हैं जो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, नेट और जेआरएफ। आज हमारे साथ में है खुशी, जिन्होंने 2022 की परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई किया है और इनका जो विषय है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद वेरी डिसेंट स्कोर। तो सबसे पहले तो खुशी, वेलकम टू अवर जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म एंड आपको बहुत सारी बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। तो खुशी, हम जेआरएफ अड्डा जो प्लेटफॉर्म है उसको कुछ ही दिन पहले हमने स्टार्ट किया था, और आज ये परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ इस बार क्लियर किया है। और आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे जेआरएफ क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जेआरएफ की जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ सर। और मेरी जो 12th तक की स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, खेतड़ी खेतड़ी के एक छोटे से गांव से। 10th तक मैंने गांव से स्कूलिंग करी है। फिर 11th 12th मैंने अपनी जयपुर से कंप्लीट करी गवर्नमेंट स्कूल से। फिर उसके बाद सर मैं वापस अपने गांव आ गई। उसके बाद यहाँ खेतड़ी में ही एक कॉलेज है, उसमें मैंने बीए किया, वहीं से ही बीएड किया और वहीं से ही एमए किया है मैंने खेतड़ी से ही। तो आपका एमए कंप्लीट और हो चुका है या अभी आपका एमए चल ही रहा है? जी सर, अभी अभी बस रिजल्ट आया है, जिस दिन नेट का एग्जाम था उसी दिन रिजल्ट आया है। तो कंप्लीट हो उसी चुका दिन, है। मतलब एमए के साथ साथ में ही आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है? जी सर। टेस्ट ग्रेट, ये बहुत बड़ी बात है कि एमए के साथ में ही आपने पहले ही अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो अभी आप जी एजुकेशन में एमए के बाद में आपने कुछ स्टार्ट किया है या अभी कुछ पीएचडी का वेट कर रहे हो या बीएड किया है, आपने कुछ ऐसा किया है? जी सर, मैं मेरी एमए से पहले बीएड कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ साथ में, लेकिन नेट का भी मैंने सोच रखा था कि एमए किया है तो नेट तो डेफिनेटली करूंगी। तो उसके साथ में ही मैंने शुरू किया अभी नेट की प्रिपरेशन। और इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा, और ये जेआरएफ क्लियर हो गया है। तो आपने नेट की तैयारी कब से शुरू की थी कि भाई अब सर आपने मैंने। डिसाइड किया कि मुझे नेट करना है? वो कब से स्टार्ट जी हुआ था सर। आपका जर्नी? जी, मैंने सबसे पहले जब नेट के बारे में सोचा था कि मेरे को एग्जाम देना है, तो 2018 में मैंने सोचा था। और उस टाइम मैंने एमए फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन नहीं लिया था, मैं सोच रही थी कि मैं लूंगी। बट फिर उसका वेट कर रही थी कि मैं कब फॉर्म निकलेंगे, पर किसी रीजन की वजह से मैं उसको रेगुलर नहीं कर पाई। मैंने फिर लास्ट में प्राइवेट डिस्टेंस से किया। और उसके बाद वो फर्स्ट ईयर किया मैंने। फर्स्ट ईयर मेरी 2019 में हो गई। 2019 में फर्स्ट ईयर होने के बाद उसी साल फिर मेरे मतलब ऐसे बीएड के जो एंट्रेंस निकले हुए थे, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, तो मैंने जस्ट ऐसे मैं अपना सिस्टर का फॉर्म फिल करवाने गई थी, तो मैंने बस फैमिली ने बोला कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि सर मेरी तो उस टाइम एमए की एग्जाम चल रही थी फर्स्ट ईयर की। तो मैं सोच रही थी कि मेरा तो कहीं होगा, क्योंकि मुझे तो प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिला, मेरे तो एग्जाम है। तो देखते हैं, अगर होगा तो देखेंगे, तो होना तो है नहीं। फिर मैंने दे दिया एग्जाम और फॉर्चुनेटली वो हो भी गया। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा। अब मेरे पास मैं कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एमए भी फर्स्ट ईयर हो चुका है और बीएड का एंट्रेंस भी क्लियर हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि अब चलो मैं कुछ पूछती हूँ किसी के, जो मेरे फैमिली वाले हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसे करो कि आपका जब बीएड हो चुका है ना, मतलब बीएड का एंट्रेंस क्लियर हो चुका है, तो आप बीएड कंटिन्यू करो, एमए तो फिर भी होती रहेगी। तो फिर मैंने जहाँ से मैं कर रही थी एमए, वहाँ मैंने उन एक सर से बात की कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं ड्रॉप कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, आप 2 साल का ड्रॉप आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, मुझे 2 ही साल चाहिए, 2 साल में वेट हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जिस जिस साल आप फाइनल बीएड फाइनल का दोगे उसी साल आप एमए फाइनल का भी अब फॉर्म फिल करना याद से। जी। तो फिर मैंने उस चीज का ध्यान रखा और मैंने
फिर एमए कंटिन्यू की उसके बाद। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मैं बीएड से फ्री हुई हूँ। उसके बाद मैंने इसका मार्च, अभी मार्च में मैंने ये एमए फाइनल के फॉर्म फिल किए। और उसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी सर कि जब मैं फॉर्म फिल करवाने गई एमए फाइनल के, तो वहाँ पे मेरे जो रोल नंबर थे फर्स्ट ईयर के, वो लॉक हो रखे थे, शो ही नहीं हुए। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने पूछा किसी से कि कैसे मैं कर सकती हूँ कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी जाके रोल नंबर को अनलॉक कराना पड़ेगा। तब सर फिर मैंने वो सब किया। मैं यूनिवर्सिटी से मैंने अनलॉक कराया, उसके बाद मेरा फॉर्म फिल हो गया। यानी कि फिल काफी होने के बाद मुश्किलें झेल के आपका एमए हुआ और देन एमए करते ही आपका जेआरएफ हो गया। तो काफी मुश्किलों का जी सामना सर। आपको करना पड़ा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ये बोल सकता हूँ। जी सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन वाली स्टेज रही कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या करें। क्या नहीं करूँ, क्योंकि उधर एमए भी फंसी हुई है और सब कुछ ऐसे फंसा फंसा सा ही लग रहा था। यस। पर वो जब मेरा फॉर्म फिल हो गया, तब जब मेरा वो आ गया, एडमिट कार्ड आ गया था एमए का, हम्म। तब मुझे लगा कि हाँ अब मेरी इस साल एमए हो जाएगी। तो हम्म। मेरा नेट करना भी बनता है। तो फिर ओके। मैंने नेट की प्रिपरेशन मई में स्टार्ट करी। जून में मेरी एमए की एग्जाम थी, और मई में मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो और एग्जाम के साथ अक्टूबर में साथ ही आपने मैंने ये, एग्जाम दिया, मतलब कि मैं मान सकता हूँ कि 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन ही आपकी रही है। जी सर, उसमें उसमें मैंने एमए एग्जाम दिए। एमए के एग्जाम जून जुलाई 2 महीने चले। उसके बाद फिर मैंने वापस से कंटिन्यू किया। और ओके। फिर मुझे लग रहा था कि जो पहले सबसे पहले जुलाई में होने वाला था एग्जाम नेट के, हम्म। तो मुझे लगा कि जुलाई में तो बहुत कम टाइम है, अब तो मैं क्या ही करूँ, मेरा तो इस बार हो ही नहीं पाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं, तैयारी तो करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद ही पता चला अगस्त में होगा। फिर सोचा कि चलो 1 महीने का टाइम और मिला है, तो ये तो अच्छी बात है। फिर अगस्त के बाद भी पता चला कि सितंबर में होगा। तो इस तरह से करके ना सितंबर अक्टूबर में, फिर अक्टूबर में एग्जाम हुआ, तो काफी मुझे टाइम मिला फॉर्चुनेटली, और मैं क्लियर कर पाई। दैट्स ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रेटेजी था फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू, क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा? सबसे पहले तो आप मुझे पेपर वन का बताओ कि आपको आपने पेपर वन कैसे किया, और पेपर टू के बारे में। हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट है ना, मैं भी हिस्ट्री का एजुकेटर हूँ, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि हिस्ट्री के लिए आपने क्या कुछ खास किया। तो सबसे पहले पेपर वन का आप जी मुझे सर। बताओ। जी सर, पेपर फर्स्ट के लिए जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नेट का एग्जाम दूंगी, तो मैंने सबसे पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। मैंने उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी, याद करने की कोशिश करी कि मैं इसमें क्या कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं फोकस कर सकती हूँ। फिर मैंने उसको काफी सोचा समझा, उसको देखा। उसके बाद फिर मैंने उसके सोर्सेज इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से कर सकती हूँ। तो फिर मुझे जब मैंने सर्च वगैरह किया, तो मुझे पता लगा कि केवीएस मदान नाम से एक बुक आती है पेपर फर्स्ट के लिए। तो काफी अच्छी है वो बुक, मैंने उसके रिव्यूज वगैरह देखे, तो काफी अच्छी बुक थी, और काफी मैंने देखा, बच्चों के रिव्यूज भी देखे, तो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको परचेज किया। उसके बाद मैंने उसको खुद भी उसको रीड किया। फिर एक ओवरव्यू लेने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा ये सब सिलेबस है और ये सब पढ़ना है उसमें। तो मुझे कुछ हद तक समझ आ गया था, लेकिन फिर भी एक वो थी कि एक टीचर होता जो मुझे गाइड करता। फिर मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि चलो कुछ मिल जाए मिल जाए। तो फिर मुझे अदिति मैम का चैनल मिला आपका, जो जिसमें अदिति मैम पेपर फर्स्ट करवा रही थी। तो फिर जब मैंने सोचा कि चलो लेके देखते हैं क्लासेस, तो मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूसली ली। तो उनका टीचिंग स्टाइल वाकई में बहुत पसंद था। तो और उनकी जो टॉपिक उन्होंने जो क्रैश कोर्स कराया था, वो मुझे काफी अच्छा लगा, और उस क्रैश कोर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ऑप्शनल तो सही कर लूंगी, लेकिन पेपर फर्स्ट में रह जाऊंगी, और पेपर फर्स्ट अगर नहीं होगा तो जेआरएफ तो होगा ही नहीं। तो लेकिन वो अदिति मैम के फिर मैंने कंटिन्यू किया, और उसमें फिर आपके भी ओपीडी और एच हायर अरे जी। एजुकेशन को के जो वीडियोस थे। जी सर, हायर एजुकेशन के जो वीडियोस थे, वो 2 वीडियोस जो थे आपके, वो मैंने कंटिन्यू की। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट मेरा ऐसे हो गया था कि हाँ चलो ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हो सकता है। तो फिर मैंने उनको ही रिपीट रिपीट अगेन, फिर उसको देखा, बार बार उसको 3-4 बार देखा, तब जाके फिर वो, हाँ अब थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ ठीक है अब हो जाएगा। तो और फिर अब सोचना था कि पेपर टू के लिए क्या करूँ। हाँ, तो पेपर टू का आप पेपर मुझे टू, बताओ कि हाँ। पेपर टू की आपने कैसे तैयारी की। जी सर, पेपर टू की बात ये है कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है मैंने। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हुआ नहीं उसमें। तो उस चक्कर में मेरा हिस्ट्री के जो सोर्सेस थे वो पहले से इकट्ठे हो रखे थे।
तो उनके लिए मैं ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी मेरी पहले से मैंने काफी अच्छे से कर रखी थी तब। फिर उसके बाद उसके जो बुक थे, जो भी, जैसे एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह थी, जो मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के पढ़ी थी। फिर मेडेवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ी थी मैंने। और ये मॉडर्न के लिए ये बीएल ग्रोवर। लेकिन उनका ये था कि उस टाइम इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा था मैंने, एक ओवरव्यू तीनों बुक्स का लिया था। फिर लेकिन फिर मुझे वो बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा वो आइडिया। फिर मैंने जब नेट किया तो फिर नेट का मुझे लगा कि इतनी, ये तो बहुत ज्यादा बल्कि बुक है, इनका तो मैं नहीं कर पाऊंगी 3 महीने में कवर। फिर फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, प्रीवियस पेपर। फिर मैंने इसको सर्च किया कि ऐसी कोई बुक आती है जो जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा हो। तो मैंने एजीपी पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, जो क्वेश्चन बैंक आता है हिस्ट्री के लिए। वो हम्म, मैंने मंगवाया और वो मैंने पढ़ा, और वाकई में उसकी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी थी। अगर मैं मुझे वो मिला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको पढ़ लेती हूँ मैं, तो 30-40% में काफी अच्छा कर सकती हूँ इसमें। और फिर अब उन तीनों बुक्स के लिए तो उनको तो मैं पढ़ नहीं सकती थी, तो मैंने उसके लिए दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है, वो नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें तीनों मॉडर्न एंशिएंट ये सब तीनों एक साथ कंबाइन आते हैं, तो वो बुक ली मैंने। फिर उसको पढ़ा मैंने। तो ये दोनों बुक मैंने बार बार रिवाइज की। और फिर जब मैं अदिति मैम के चैनल पे आई, तो फिर आप मिले मुझे। तब तब जब वो उसके बाद मेरी ये बेसिक तो क्लियर मेरा हो चुका था, फिर मुझे अब एडवांस पढ़ना है, जो स्पेसिफिक जो नेट के लिए होता। तो फिर आपने जो क्लासेस ली ऑप्शनल के लिए, जो आपने प्रीवियस पेपर करवाए, उनको उनको जब मैंने आपकी हर क्लास देखी, तो उससे काफी हद तक कवर हो पाया, और वो भी कम टाइम में। तो थैंक यू सो आप मच आप दोनों का। ये देखो, आपकी मेहनत है, आपकी आपका इतना जो डेडिकेशन है, आपकी जो लगन है, उसका रिजल्ट है। एजुकेटर सिर्फ एक गाइड कर सकता है, जो हमने आपको दिशा दी और आपने उसका भरपूर फायदा उठा के और आपने एग्जाम क्लियर किया। मैं ये जी जानना सर, चाहता हूँ पर कि जी जी। ये है कि अब मैं बुक्स तो मैंने ले ली, लेकिन बुक्स मैंने पढ़ भी ली, लेकिन एक टीचर का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक टीचर गाइड नहीं करेगा, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे आप दोनों अगर नहीं मिलते, तो वो शायद इस फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। पर आप दोनों मिले तो वो होती हो गए। थैंक यू सो मच आपके इस ग्रेटिट्यूड के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ तुझसे कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना रोल प्ले करते हैं, अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट, पर मैं खुद हिस्ट्री से हूँ तो मैं हिस्ट्री की बात करूंगी। हिस्ट्री के लिए मतलब प्रीवियस पेपर इज द की। मतलब आप अगर प्रीवियस पेपर को बार बार कर लेते हैं, मतलब 3-4 बार, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, अब अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर को अटेंड कर पाएंगे। मुझे लगता है कि प्रीवियस पेपर छोड़ के आप चीजें करने के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपको प्रीवियस पेपर और एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना है, वो किसी भी एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी और प्रीवियस पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एक सिलेबस मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल सिलेबस। बिल्कुल, सिलेबस सिलेबस। वो सर, वही मैंने आपको बताया था ना पहले कि सिलेबस सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेबस की डिमांड नहीं समझेंगे, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्या कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं वो हमेशा ये बोलता वो हूँ उसी कि जो सिलेबस है वो एक टिकट की तरह होता है, कि आपको कहीं यात्रा बिल्कुल करनी बिल्कुल है ट्रेन में बैठ के, और आपको कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो जब तक हमारे पास में टिकट नहीं होती है, तब तक हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, और बीच में हमें कोई भी उतार सकता है। तो सिलेबस इज लाइक टिकट। वो हमारी जेआरएफ की टिकट है, उसको हमें हमेशा साथ में रखना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से बिल्कुल। बाहर साइड पेपर नहीं आता है कभी भी, उसी के अंदर से हाँ आपका पूरा बिल्कुल, कवर। नहीं 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 सर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या आपने नोट्स भी बनाए थे आपके खुद के? सर, मैं नोट्स मेकिंग टाइप पर्सन नहीं हूँ। मेरे ओके। पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नोट्स बना पाऊँ। तो एक बार मुझे लगा भी कि ना, अगर मैं सब नोट्स बनाते हैं, मैं तो नोट्स बना ही नहीं रही हूँ, तो हम्म। कैसे हो पाएगा। क्योंकि काफी मैंने सुना है, और सही भी है ये बात, कि आपको नोट्स बनाने से ही आप नोट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके याद जल्दी होता है, ज्यादा होता है। पर वो चीज टाइम था नहीं मेरे पास। अगर मैं या तो मैं नोट्स बनाती या मैं याद ही करती। तो फिर मैंने सोचा कि चल बुक से ही या फिर प्रीवियस पेपर को ही बार बार रिवाइज करते हैं, लिखने की बजाय। और फिर नोट्स मेकिंग में बच्चे सर गलती कर जाते हैं कि वो एक बुक से बचने के लिए नोट्स के चक्कर में दूसरी बुक बना लेते हैं।
तो तो स्क्रिप्ट बना। वो चीज हो जाती है। यस, नोट्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए क्योंकि लास्ट दिन आप रिवाइज कर पाओ उस चीज को, तब बिल्कुल वो बिल्कुल आपका सर, बिल्कुल। काम करेगा। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ किसी की कभी ऐसा मन नहीं किया कि यार नहीं हो पाएगा या बीच में छोड़ देते हैं, कभी हिम्मत ऐसे टूटी हो तो आपका मोटिवेशन क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा है इस प्रिपरेशन में? सर, सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारी हर्डल्स आ चुकी थी, तो मुझे लगा था कि कुछ तो ऐसा करना ही है कि अपने आप को प्रूफ कैसे करूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ या तो। और कुछ फैमिली का सपोर्ट, सर फैमिली का सपोर्ट इतना रहा कि जब भी मुझे ऐसा लगा, यही सबके साथ होता है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि हर तीसरे दिन आपको ये लगेगा कि मुझे नहीं हो रहा है, छोड़ दूं, या आप परेशान हो चुके हैं, मतलब ऐसा ऐसा करेगा, याद ही नहीं होगा, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा ये सोचते थे कि भाई मैंने शुरू क्यों किया। और सबको ये सोचना चाहिए, जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आप कुछ तो रीजन रहा होगा उसके पीछे। तब जब भी मैं हमेशा सोचती थी, और फैमिली को देखिए, आपके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, आपको अच्छी लाइफ देने के लिए वो इतना कुछ करते हैं, तो आपका भी कुछ तो फर्ज बनता ही है। तो बस ये सब चीजें रही, फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद नहीं कर पाती। दैट्स ग्रेट। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है खुशी, आप कुछ हमारे स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, आपके छोटे जी भाई सर। बहन हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज कुछ बता दीजिए। जी सर, मैं सिर्फ उनको इतना कहूंगी कि आप जब आप डिसाइड कर लें कि आपको नेट एग्जाम देना है, तो बस आप ये इस पे कंटिन्यू रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप आपसे नहीं होगा या कैसे करूंगा। आप धीरे धीरे जब आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, अपने पास आपके खुद के पास ऑप्शन आते जाएंगे। और जब भी आपको ये लगे कि आप आपसे नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि मैं स्टार्ट क्यों कर रही थी, मेरे को क्या चाहिए था। तो आप जब भी आपके पास ये वाई का जवाब होगा, आप क्यों का जवाब होगा, तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। और आप हमेशा ये टेंशन फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये चीज मैंने काफी सुनी है और इस चीज को मैं काफी मानती भी हूँ। तो अब नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तब बस इतना ही कहूंगी कि आप सबसे पहले कि आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर जो है वो अच्छे से कीजिए। ये दोनों जब आप कर लेंगे तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यस, मैं आपकी एक बात से एक मुझे भी एक थोड़ा सा शायरी याद आ गई कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, सफलता मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब होते हैं, है ना? तो जी ये सर। ऐसा है। तो थैंक यू सो मच खुशी हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू यू, बहुत सारी बधाइयाँ, और फ्यूचर आपकी एंडेवर्स के लिए भी बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक आपको, है ना? आप ऐसे ही ऊंचाइयों तक पहुंचते रहे और हमसे जुड़े रहेगा, है ना? जेआरएफ अड्डा की टीम से आप जुड़े रहना। जी और आगे भी हम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, इन सब की तैयारी आगे भी हम करवाएंगे, तो आप जुड़े रहना, डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है आगे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, आपको अदिति मैम को दिल से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।